क्या आप डरते हैं कि आप अपने साथी को खो देंगे? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप बस झगड़ों के एक नेगेटिव चक्र में फंस गए हैं? क्या आपको अपनी प्रॉब्लम सुलझाना और अपने रिश्ते को ठीक करना मुश्किल लगता है? और क्या आपको लगता है कि आपका साथी आपकी ओर ध्यान नहीं देता, आपको अनदेखा करता है? तो ये समरी आपको प्यार के बारे में और कैसे आप रिश्तों के लिए दो ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं ये सिखाएगी। ये दो ब्रेन है, टॉडलर यानी कि बच्चे और एडल्ट यानी कि बड़ों का ब्रेन। टॉडलर ब्रेन थोड़ा सेल्फिश होता है और बिना सोचे समझे काम करता है। ये किसी रिश्ते को लंबे समय तक टिकने नहीं देता है। लेकिन एडल्ट ब्रेन लॉजिक और हमदर्दी के साथ सोचता है। इसीलिए अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए इस ब्रेन को यूज करना चाहिए। किसी भी रिश्ते को निभाना मुश्किल होता है। इसमें आपको किसी इंसान के सोचने के तरीके, उसका बर्ताव और उसकी हैबिट्स के साथ एडजस्ट करना होता है। लेकिन यह सब तब आसान हो जाएगा जब आप खुद को और अपने पार्टनर को समझने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। बचपन में आप चीजों को अलग तरह से हैंडल करते हैं, उनसे अलग तरह से डील करते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो बचपन की यही बातें आपके ऊपर असर डालती हैं। अगर आप एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो बचपन के इन बचकाने तरीकों को भूलना होगा। आप अपने पार्टनर के नजरिए को समझना सीखेंगे, यानी हर सिचुएशन में अपने पार्टनर के विचार या नजरिए को समझने की एबिलिटी के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि लंबे समय तक रिश्ते बनाए रखने का सीक्रेट क्या है। क्या आप एक अच्छे पार्टनर बनना चाहते हैं? तो अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करके वो पार्टनर बन जाइए जो आप बनना चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं, अब आप तैयार हैं अपने पार्टनर के साथ ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाने के लिए? ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे खुश रहें और अपने रिश्ते में प्यार कैसे बरकरार रखें। आइए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, लव इन द रॉन्ग पार्ट ऑफ द ब्रेन। प्यार एक सुंदर भावना है जो इंसान दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है, जैसे रिश्तेदारों, दोस्तों या फिर रोमांटिक पार्टनर के साथ। जब इंटीमेट यानी कि बेहद करीबी रिश्ते की बात आती है तो इंसान दो तरह के ब्रेन का इस्तेमाल करता है, टॉडलर ब्रेन और एडल्ट ब्रेन, यानी या तो एक बच्चे की तरह या फिर एक बड़े की तरह। जब आपको किसी से प्यार होता है तो आपका ब्रेन एक बच्चे की तरह हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपका ब्रेन बच्चों के इमोशंस दिखाने लगता है। आप बिना सोचे समझे काम करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और आप अगले सेकंड क्या करेंगे ये कोई नहीं जान पाता। कुल मिलाकर आप ऐसे बच्चे के जैसे हो जाते हैं जो खेल में मगन होता है। जब कोई बच्चा खेलने में मगन हो जाता है तो वो और किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देता। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पहली बार प्यार में पड़ना। आपको खाने का मन नहीं होता, आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आप प्यार की भावना में ही खोए रहते हैं। बच्चों के ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम ज्यादा असर रखता है। वैसे तो इसके कई काम हैं, लेकिन ये मेनली इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। आपको सेटिस्फैक्शन, गुस्सा, दर्द या खुशी इसी लिम्बिक सिस्टम के कारण महसूस होती है। इसे एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझिए। जब किसी बच्चे को अपने पसंद की चीज नहीं मिलती, जैसे कि कोई खिलौना, तो वो नखरे करने लगता है, गुस्सा हो जाता है। बच्चे के लिम्बिक सिस्टम को एक ही काम समझ में आता है, वो है मजे करना। उसे दूसरे लोगों की फीलिंग से मतलब नहीं होता। मान लीजिए कोई लवर है जो अपने टॉडलर ब्रेन का इस्तेमाल करता है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो एक बच्चे की तरह उससे डील करेगा। अगर कोई एडल्ट अपने बच्चे वाले ब्रेन का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचेगा, अपनी डिमांड्स को आगे रखेगा। वो सिर्फ अपने नजरिए और फीलिंग्स के बारे में सोचेगा, अपने पार्टनर के बारे में नहीं। टॉडलर ब्रेन में प्यार का मतलब होता है एक पार्टनर पर फोकस करना, और उसके लिए इंटीमेसी का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा होना। अब होता क्या है, जब दूसरा पार्टनर अलग तरीके से बिहेव करता है तो जो बच्चे के ब्रेन वाला पार्टनर होता है उसे यह अजीब सा लगता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। वो सोचता है कि अरे, मेरा पार्टनर मेरे से अलग तरीके से क्यों बिहेव करता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि उसके पार्टनर की एक अलग यूनिक पर्सनैलिटी है। उसे अपने पार्टनर की अलग पर्सनैलिटी रिजेक्शन और धोखा लगने लगती है। इसीलिए अपने रिश्तों में बच्चे वाला ब्रेन यूज करने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़ों के रिश्तों में एडल्ट ब्रेन को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिश्ते को बनाए रखने के लिए एडल्ट ब्रेन जिम्मेदार होता है। यह आपको रिश्ते में लॉजिकल और मैच्योर की तरह काम करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडल्ट ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक, प्रॉब्लम को सॉल्व करने और समझदारी से रिलेटेड होता है। आप अलग अलग सिचुएशन में भी बच्चों और बड़ों के ब्रेन के बीच के फर्क को जान सकते हैं। जैसे जब भी आपके सामने कोई खतरा होता है तो आपका ब्रेन यह मान लेता है कि आपकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी टॉडलर ब्रेन और एडल्ट ब्रेन इन सिग्नल्स को अलग अलग तरीके से समझता है। टॉडलर ब्रेन किसी खतरे के अलार्म को असली समझ लेता है। यह ब्रेन दोबारा नहीं देखता कि वो अलार्म सच है या झूठा अलार्म है। वहीं दूसरी ओर एडल्ट ब्रेन पहले किसी भी बात को अच्छे से समझता है और किसी भी खतरे के अलार्म को सच मानने से पहले उससे जुड़े फैक्ट्स को देखता है। एडल्ट ब्रेन में माइंड की थ्योरी या मन का फैक्टर भी होता है। इसका फायदा यह है कि यह इंसान को अपने बारे में सोचने देता है। वो अपने इमोशंस के असली कारण को देख और समझ पाता है। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो दुखी क्यों महसूस कर रहे हैं, या उन्हें किसी से जलन क्यों हो रही है, या उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। इसका फायदा यह होता है कि वो अलग अलग सिचुएशन में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी किसी चीज का कारण और उसका असर समझ सकते हैं। चलिए काइल और किम का एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों रिलेशनशिप में हैं। काइल में वो सब खूबियां थी जो किम अपने पार्टनर में चाहती थी। वो बिल्कुल उसके प्रिंस चार्मिंग जैसा था। वो दयालु था, अमीर था और दिखने में भी बहुत अच्छा था। उनके रिश्ते के पहले 3 महीने तो उसे बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, किम को काइल में कुछ अलग बातें नजर आने लगी। किम ने नोटिस करना शुरू किया कि काइल साफ सफाई से नहीं रहता था, और जब भी वो लोग डेट पर जाते थे तो वो हमेशा देर से पहुंचता था। इन सब बातों से किम पर नेगेटिव असर होने लगा। काइल की अपनी अलग पर्सनालिटी थी और इसे लेकर उनके बीच झगड़े होने लगे। किम हमेशा काइल से कहती थी कि तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो। डेली और रेगुलर दिनों में भी किम बिना किसी कारण के काइल पर गुस्सा हो जाती थी। जरा जरा सी बात पर वो उसे डांटती थी। जब भी किम ऐसी चीज देखती जो उसे पसंद नहीं होती तो वो झगड़ा करने लगती। एक बार काइल ने ड्राइंग रूम में एक मोजा छोड़ दिया। बस किम तो वोल्केनो की तरह भड़क गई। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि किम का बच्चे वाला दिमाग काम कर रहा था। जब भी कोई बात उसे बुरी लगती तो उसके ब्रेन में खतरे का अलार्म बजने लगता। उसे ऐसा लगता, अरे ये तो सबसे बुरी बात हो गई। अगर किम अपना एडल्ट ब्रेन इस्तेमाल करती तो वो सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करती, दूसरे के बारे में सोचती। लेकिन वो तो हर सिचुएशन में अपने बच्चे वाले ब्रेन को यूज कर रही थी। उसके पार्टनर की अपनी अलग पर्सनालिटी से उसके बच्चे वाले ब्रेन को डर महसूस होता था। अगर किम चाहती है कि काइल उसके जीवन में रहे तो किम को अपने एडल्ट ब्रेन से काम लेना होगा। उसे खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, या फिर एक मोजे के लिए मुझे इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। किम को जब एक बार अपने गुस्से का कारण समझ आएगा तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान दे सकती है। किम काइल से बात कर सकती है, उसे समझा सकती है कि काइल की कौन सी बातों से उस पर नेगेटिव असर पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर है टॉडलर ब्रेन कोपिंग मैकेनिज्म। जब आपको किसी बात से स्ट्रेस या टेंशन होता है तो 2 रास्ते होते हैं। या तो आप कंफर्ट चाहते हैं या फिर उन बातों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको जो दर्द हो रहा है या जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको रोक सकें। मगर उस बात को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि बात को समझें और उस पर अपने रिएक्शन को समझें। और बच्चों के साथ क्या होता है? सीधी सी बात है, बच्चों से गलतियां होना नेचुरल है। मगर गलती हो गई है यह जानकर बच्चे को बहुत डर लगता है। इसलिए बच्चे ये फील नहीं करना चाहते कि उनसे गलती हुई है। जब आप बच्चे होते हैं तो आप पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, मगर रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। इसलिए बचपन में चीजों से डील करने का आपका एक तरीका बन जाता है। मान लीजिए कि जब आप बच्चे थे तो आपसे कोई लैंप टूट गया। अब जब कोई बड़ा आपसे पूछता है कि यह लैंप किसने तोड़ा, तो आप बोल देंगे कि मैंने नहीं तोड़ा, या किसी दूसरे पर दोष लगा देंगे। किसी दूसरे को ब्लेम करना, अपनी गलती को छुपाना या उस बात को अवॉइड करना, ये वो तरीके हैं जिससे एक बच्चे और उसके सवाल पूछने वाले एडल्ट के बीच रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। ऐसे जवाब सुनकर बड़े उस पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन बड़े होने के बाद जब आप इन तरीकों को यूज करते हैं तो इसके नतीजे खराब ही होते हैं।
खासकर जब आप किसी रिश्ते में हो, तो ऐसा करने से सिर्फ टॉक्सिक माहौल ही बनेगा। किसी सिचुएशन से डील करने का एक तरीका होता है डिनायल, यानी कि मना करने का। बड़े लोग ये तरीका तब अपनाते हैं जब वो अपने ही बिहेवियर से होने वाले इमोशनल रिजल्ट्स का सामना नहीं करना चाहते। यानी अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए आप डिनायल का इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको अपने पार्टनर की किसी बात का बुरा लगता है तो भी आप झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसा झूठ झगड़ा टालने और अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए बोलते हैं। अगला तरीका होता है टाल मटोल करने का। इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसे अवॉइड करना। आप किसी प्रॉब्लम को फेस करने और उसके बारे में बात करने की जगह उसे अवॉइड करते हैं। लोग अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट या चुप्पी का इस्तेमाल करके ऐसा बिहेव करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला तरीका है तीसरा तरीका, जो है दूसरों को ब्लेम करना। इसमें आप अपने गलत बिहेवियर के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। गलतियां करने से आप दुखी, दोषी या फिर शर्मिंदा फील करते हैं। यानी कुल मिलाकर इससे आपको लगता है कि आप कमजोर हैं। लेकिन जब आप किसी और को ब्लेम कर देते हैं तो आपको लगता है कि आप पावरफुल हैं और आपके सिर से एक बोझ उतर जाता है, क्योंकि आप ब्लेम किसी और के सिर पर डाल चुके होते हैं। अपनी गलती मानने के बजाय आप दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने आपको उकसाया है। असल में उन्हें ब्लेम करना या उन्हें शर्मिंदा करना उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने का तरीका है। किसी और को ब्लेम करने से आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में यह आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। ना तो आप अपने पार्टनर को समझ पाएंगे और ना ही उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वो कहावत है ना कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, उसी तरह एक रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई समझे, तो यह भी जरूरी है कि आप भी सामने वाले इंसान को समझें। आइए रेचल और माइक का एग्जाम्पल देखते हैं। रेचल बातों का सामना करने से बचती है, डिनायल में रहती है और अपनी हरकतों के लिए दूसरों को दोष देती है। इन सब का बुरा असर उसके और माइक के रिश्ते पर पड़ता है। माइक के ऑफिस में एनी के साथ उसकी दोस्ती थी। रेचल एनी को पसंद नहीं करती थी। जब माइक ने काम के लिए एक टीम बिल्डिंग में हिस्सा लिया तो रेचल टेंशन में आ गई। टीम बनने के बाद उसने देखा कि माइक और एनी करीब आ गए थे। उसे लगा कि वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। उसके बाद रेचल माइक के साथ रूखा बर्ताव करने लगी और उससे दूरी बनाकर रखने लगी। जब माइक ने उससे पूछा कि क्या ये एनी के कारण है, तो रेचल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। माइक को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि रेचल उससे अचानक दूर क्यों हो गई है और उनका रिश्ता क्यों बिगड़ गया। अगर बात टालने और मना करने के बजाय रेचल खुलकर बात करती तो वो दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। खुलकर बात करने से अपनी फीलिंग्स वो माइक को समझा पाती और दोनों मिलकर इस समस्या को हल कर सकते थे। इस घटना के बाद रेचल चिड़चिड़ी हो गई। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था, उसके दिल को ठेस पहुंची थी और वो बहुत निराश थी। इन सब के कारण वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उससे बहुत गलतियां होने लगी, जिसकी वजह से उसे आए दिन अपने बॉस से डांट भी सुननी पड़ती थी। और फिर रेचल घर जाकर माइक को दोष देती कि उसके कारण उसे डांट पड़ रही थी। अगले कुछ दिनों के दौरान रेचल का माइक के प्रति रवैया अग्रेसिव हो गया। वो जरा सी बात पर भी चिल्लाने लगती। उसे लगने लगा कि माइक ने उसे हर्ट किया है, इसीलिए वो माइक को इस बात का एहसास कराएगी कि उसने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। वहीं दूसरी ओर माइक को लगने लगा कि उसका हर कदम गलत ही होता है। वो रेचल को कभी खुश नहीं रख सकता। हर बात आखिरकार एक ही झगड़े पर जाकर खत्म होने लगी। इन सब के कारण माइक उस रिश्ते में खुद को अकेला महसूस करने लगा। फाइनली उसने फैसला किया कि वो रेचल के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगा। रेचल ने बच्चे वाले ब्रेन का हिस्सा यूज किया और इस वजह से उसने माइक को खो दिया। अगर आप अपना रोमांटिक रिश्ता हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको बच्चों के कोपिंग मैकेनिज्म को छोड़ना सीखना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोक्यूलर विजन। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो जब दो लोगों में झगड़ा होता है तब एक दूसरे को समझना मुश्किल हो सकता है। तो जब आप अपने साथी को मोनोक्यूलर विजन यानी सिंगल नजरिए से देखते हैं तो आपका ब्रेन उन बातों के बारे में भी अंदाजा लगाने लगता है जो आपको सामने नजर नहीं आती हैं। जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आप खुद ही मान लेते हैं कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा।
आप मन ही मन में यह मान लेते हैं कि आपके पार्टनर ने सेल्फिश होने के कारण कोई कदम उठाया है। लेकिन अगर सच में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर का उस व्यवहार के पीछे कोई सही या फिर उचित कारण था। तो यहीं पर बाइनोकुलर विजन यानी कि दोहरा नजरिया काम में आता है। बाइनोकुलर विजन से देखने का मतलब है कि आप अपने नजरिए को भी देखते हैं और अपने पार्टनर के नजरिए को भी देखते हैं। तब आपको समझ में आता है कि आप दोनों क्या फील कर रहे हैं। बाइनोकुलर विजन से देखने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी थिंकिंग को छोड़कर अपने पार्टनर की थिंकिंग को ही सही मान लें। इसका मतलब है कि आप अपनी थिंकिंग के साथ अपने पार्टनर की थिंकिंग को भी जोड़ लें। इस तरह जब आप दोनों की थिंकिंग को देखते हैं तो आपको असली बात दिखाई देती है। ऐसा न करने पर आपको सिर्फ अपना ही फैसला और अपनी ही थिंकिंग दिखाई देंगी। जब रिश्ते में कोई झगड़े वाली बात आती है तो आपका बच्चे वाला ब्रेन काम करने लगता है। आपका रिएक्शन बहुत सख्त या रूखा हो जाता है। आप अपने पार्टनर की बात सुनने को तैयार नहीं होते। आप इम्पेशेंट हो जाते हैं और गलत बात करने लगते हैं। इसलिए अगर ऐसी बात हो जाए तो थोड़ा रुकिए और बड़े लोगों वाले ब्रेन से सोचिए। जब आप बाइनोकुलर विजन से देखते हैं तो इससे आपके बड़े लोगों वाले ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि वे ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। किसी भी बात को बाइनोकुलर विजन से देखने का आसान तरीका है, बस खुद से एक सवाल पूछिए, मेरे पार्टनर की नजर में मैं कैसा हूं। बस इस सवाल का जवाब आपके रिश्ते में हो रहे झगड़े को कम कर देगा। जब एक बार आपको पता चल जाता है कि आपका पार्टनर आपको कैसा देखता है या कैसे देखता है, तो आप अपनी कई गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। एक दूसरे को समझने के लिए यह बहुत ही अच्छा कदम होता है। जब आप बातों को सिर्फ सिंगल नजर से देखते हैं तो उसमें आपका फोकस सिर्फ अपने ऊपर हो जाता है। आप रिलेशनशिप में बस अपनी इच्छा और जरूरत के बारे में सोचते हैं। लेकिन बाइनोकुलर विजन से देखेंगे तो आपको बातें अच्छे से दिखेंगी। आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहने के तरीके निकाल पाएंगे। जब आप अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगते हैं तो आप फ्यूचर में और भी अच्छे फैसले ले सकते हैं। आप अपनी उन हैबिट्स को भी सुधार सकते हैं जिनसे आपके पार्टनर को परेशानी होती है। शुरू शुरू में बाइनोकुलर विजन से देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसका सॉल्यूशन यह है कि आप बाइनोकुलर विजन से देखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप कोई इमोशनल फील करते हैं तो सोचिए कि आपका पार्टनर इस बारे में कैसा फील कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप उदास महसूस करते हैं तो सोचिए कि आपका पार्टनर कैसा महसूस करता है। अगर आप खुश हैं तो आपका साथी कैसा महसूस करता है। इस एक्सरसाइज को करने से आप देख सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर पर किस तरह से असर डालती हैं। इसके लिए हम क्लोई और ट्रिस्टन का एग्जाम्पल लेंगे, जो 3 साल से रिश्ते में हैं। जब भी उनके बीच झगड़ा होता तो दोनों अपने सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बचाव करते हैं। क्लोई को लगता है कि वो जो भी कहना चाहती है ट्रिस्टन कभी भी उसकी बात नहीं सुनता। ट्रिस्टन को भी ऐसा ही लगता है। एक रात दोनों के बीच सिर्फ इस बात पर झगड़ा हो गया कि उन्हें क्लोई के दोस्त हैरी की डिनर पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। क्लोई अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन ट्रिस्टन हैरी और उसकी पत्नी कर्टनी के साथ कोई लेन देन नहीं रखना चाहता था। दोनों के बीच बहुत बहस होने लगी और क्लोई ने चिल्लाकर कहा कि तुम मेरे लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ कर्टनी के घर जाते। जवाब में ट्रिस्टन ने कहा, हां, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं करती। दोनों का उस बात को लेकर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अगर दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्लोई और ट्रिस्टन अगर एक दूसरे की बात समझें तो रास्ता निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन में बाइनोकुलर विजन से उन्हें सच में फायदा होगा। जैसे कि क्लोई कह सकती हैं कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो हम वापस घर आ जाएंगे। ट्रिस्टन भी कह सकता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मंडे को फुटबॉल का मैच देखने चलना होगा, ठीक है? जब आप ये देखने और समझने लगते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, तो रिश्ता पहले से ज्यादा अच्छा और कई मामलों में बर्दाश्त करने लायक हो जाता है। जब आप किसी सिचुएशन को या पूरी बात को समझते हैं तो इससे गुस्सा आने के बजाय बीच का रास्ता निकालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर है टू गेट द पार्टनर यू मोस्ट वांट टू हैव, बी द पार्टनर यू मोस्ट वांट टू बी। आप कैसा पार्टनर चाहते हैं, उसमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए, आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं?
मान लीजिए कि आप एक ऐसा साथी चाहते हैं जो आपकी वैल्यू करे, आपको समझे, जो आपके साथ अच्छा बर्ताव करे। आप ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो मैच्योर हो और खुलकर बात करता हो। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए, तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आप खुद कैसे हैं। आप पार्टनर के रूप में जैसे हैं, आपको भी वही मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक रिश्ते में आप जो देते हैं वही लौट कर आपको मिलता है। इसीलिए अपने बच्चे वाले ब्रेन की हरकतें अब और टॉलरेट मत कीजिए। बच्चे वाले ब्रेन में आप खुद को पावरफुल देखना चाहते हैं। अगर आपको किसी रिश्ते में अटेंशन नहीं मिल रहा है तो आप अपनी ओर अटेंशन खींचना चाहते हैं। जब किसी बच्चे को अनदेखा किया जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? वो तब तक चिल्लाता और रोता है जब तक उसकी मनचाही चीज उसे मिल नहीं जाती। वैसे ही आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को दुखी करने के लिए उसे इग्नोर कर सकते हैं। आप उसे हर्ट करते हैं ताकि आप खुद पावरफुल फील कर सकें। मगर यह भी समझ लीजिए कि अगर आप ऐसे बर्ताव करेंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। यह दूसरों को अपनी उंगली पर नचाने का एक टॉक्सिक तरीका है। जो लोग बड़े लोगों वाले ब्रेन से सोचते हैं वो पावरफुल होने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वो अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जब आप रिश्तों में वैल्यू का यूज करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप अपने साथी की कितनी परवाह करते हैं। वैल्यू का यह भी मतलब होता है कि आपका साथी क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरत है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने पार्टनर को बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए एक लग्जरी बैग खरीदते हैं। आप घर पर जाकर उसे बैग देते हैं, लेकिन आप ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी पार्टनर खुश होने के बजाय दुखी हो गई है। बाद में आपको समझ में आता है कि आपकी पार्टनर महंगी चीजों को नहीं बल्कि आपके साथ और आपके टाइम को अहमियत देती है। देखिए, सिर्फ प्यार की ताकत काम नहीं करती है। इंटीमेट रिलेशनशिप सिर्फ एक्साइटमेंट और स्पार्क के बारे में नहीं है। किसी भी रिश्ते की कीमत उसकी वैल्यू से तय होती है। आप किसी रिश्ते को जितना इंपॉर्टेंस देंगे, उस रिश्ते से आपको भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर देखेगा और महसूस करेगा कि आप अपने रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। इसलिए वो भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देगा। चलिए एमा का एग्जाम्पल देखते हैं। एक दिन एमा सुबह सुबह उदास फील कर रही थी, तो उसे लगा कि उसका दिन अच्छा बनाने की जिम्मेदारी उसके पार्टनर की है। उसने अपने पार्टनर से कहा कि वो उसके लिए नाश्ता बना करके दे और उसे ऑफिस तक छोड़ने जाए। जॉन की उस दिन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उसने एमा की बात तो मान ली, लेकिन उसने ऐसा खुशी खुशी नहीं किया। ऑफिस पहुंचने के बाद भी एमा को लगा कि दूसरों को उसकी परवाह करनी चाहिए। मगर जब उसके कलीग्स ने उसकी उदासी की परवाह नहीं की तो उसे आश्चर्य हुआ। एमा को उम्मीद थी कि उसके कलीग्स उसके साथ दुखी होंगे। जब कोई उसके साथ बात करने की कोशिश करता तो वो ताना मारते हुए जवाब देती। लंच के समय कैंटीन में वो लाइन में सबसे पहले जाना चाहती थी क्योंकि वो उदास थी। उसके कलीग्स उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे क्योंकि एमा ने उनके साथ खराब बिहेव किया था। एमा ने उनकी बातें सुन ली और वो और ज्यादा दुखी हो गई। उसका पूरा दिन खराब मूड में बीता। वो अपने पार्टनर और कलीग्स के साथ रूखा व्यवहार कर रही थी। एमा ने खुद को यह यकीन दिलाया कि उसे प्यार से गले लगाने और थोड़ी हमदर्दी की जरूरत थी। वो इस बारे में शिकायत करने लगी कि उसका पार्टनर कितना इनसेंसिटिव था, उसकी परवाह नहीं करता था। उसने ये भी सोचा कि उसके कलीग्स कितने सेल्फिश और धोखेबाज थे। ऐसा करके एमा ने अपने मन में खुद को पावरफुल फील किया और दूसरों को ब्लेम किया। मगर यह सब थोड़ी देर ही रह पाया। जल्द ही एमा का स्ट्रेस और बढ़ गया। एमा ये नहीं देख पाई कि उसका पार्टनर और कलीग्स भी अपनी अपनी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। उस दिन जॉन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, फिर भी एमा ने इसे इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि उसकी इमोशनल जरूरतें ज्यादा इंपॉर्टेंट थीं और इसीलिए उस पर पहले फोकस किया जाना चाहिए। उसे जैसा पार्टनर चाहिए था वो खुद वैसा बन ही नहीं पाई थी। और इसी के साथ पहुंच गए हैं हम उस मोड़ पर जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े और सुने उनकी की लर्निंग्स को हम दोहराएंगे। तो पहले आपने दो तरह के ब्रेन के बारे में जाना जो अलग अलग सिचुएशन के दौरान काम करते हैं। बच्चों वाला ब्रेन बचकानी हरकतों के लिए जिम्मेदार होता है। यह आपको बिना सोचे समझे बिहेव करने के लिए कहता है और अड़ियल बनाता है। इसका ध्यान सिर्फ आपकी जरूरतों और आपकी इच्छाओं पर लगा रहता है। दूसरी ओर बड़ों का ब्रेन
आपको मैच्योर रूप से बातें संभालने और अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने में मदद करता है। ये वाला ब्रेन लॉजिकल है, सोचता है और दूसरों के प्रति हमदर्दी रखता है। ये आपके और आपके पार्टनर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर फैसला लेता है। दूसरा, आपने समझा कि सिचुएशन से डील करने का तरीका यानी कि कोपिंग मैकेनिज्म कैसे आपके बचपन से बनी होती है। बातों को टालना, इनकार करना और दूसरों को दोष देना आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। यह तरीका आपको टॉक्सिक और मैनिपुलेट करने वाला इंसान बना देता है। तीसरा, इस समरी ने सोचने और दूसरों के नजरिए से देखने का महत्व समझाया। इससे आपको रिश्तों में अच्छे फैसले लेने में मदद मिलती है। आप नेगेटिव फीलिंग से बच सकते हैं क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति आए, आप उसके सभी पहलुओं को देख पाएंगे। चौथा, आपने समझा कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए, पहले आपको खुद वैसा बनना होगा। खुद में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए क्योंकि इससे ही रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। रिश्ते में सिर्फ रोमांटिक एक्साइटमेंट ही काफी नहीं है। समझ होने से आपके जीवन में नया मतलब और नए मकसद भी जुड़ेंगे। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और ये बिल्कुल ठीक है। जब तक आप दोनों ट्राई करने के लिए तैयार हैं, आपके रिश्ते के निभने की उम्मीद भी कायम रहेगी। रिलैक्स कीजिए और अपने रिश्ते पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के बहकावे में मत आइए। गहरी सांस लीजिए और एक दूसरे से पूछिए कि आप उस बात के बारे में कैसा फील करते हैं। वहां से आप ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जो दोनों लोगों के लिए सही हो। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मगर जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिलेशनशिप, उसे कैसे मजबूत रखना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, इसकी भरपूर समझ हमें देती है। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर आज से पहले आपको ये समरी नहीं भी मिल पाई थी और ये समझ नहीं भी आ पाई थी, तो भी देर नहीं हुई है। इस समरी की लर्निंग्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कीजिए और अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए। कौन सा पॉइंट आपको इस समरी का सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बुक समरी आप किस सब्जेक्ट पर सुनना चाहते हैं, आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।